हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। नमस्कार। मैं इसीलिए आपका वो लाने जा रहा हूँ, एयरटेल का रिचार्ज करना। आराम से पैसा और दूं? प्लीज कार्यक्रम लाइव है। मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल 3 दिवसीय जो मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है उसके द्वितीय सत्र में मैं सागर साहब का स्वागत करता हूं। और आप मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ में, और स्वागत करते हैं डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी जो इस प्रोग्राम का, जो इस सत्र का संचालन करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी। और मुंबई से जुड़े हमारे साथ में सागर त्रिपाठी जी का हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आगे का संचालन आप सागर त्रिपाठी जी और सरोजनी तन्हा जी आगे का संचालन संभालेंगे। तन्हा जी, अब आप संचालन आयोजन शुरू किया जाए आज का द्वितीय सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय पंडित जी और पूनम पंडित जी। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोजनी तन्हा मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल की ओर से आज के दिवस के इस साक्षात्कार सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, पूनम जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। लोगों के दिलों में उतारने का काम साहित्य ने बखूबी किया है। और सही मायने में साहित्यकार वही होता है जिसकी कलम में धार हो और चरित्र में खुददारी हो, तो उसकी लेखनी से निकले शब्द समाज को दशा और दिशा दोनों देने में सक्षम होते हैं। मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल के साक्षात्कार सत्र में आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्हें साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, जो पेशे से व्यवसायी हैं किंतु मन से मां शारदा के सच्चे सुपुत्र हैं, जिनकी एक एक रचना लोगों के मन पर अमिट छाप छोड़ने में सक्षम है। आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं भारत के लाडले कवि और ज़हीन शायर पंडित सागर त्रिपाठी जी का। सागर त्रिपाठी जी, आपका आज के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपने दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सागर जी का एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ कि पंडित सागर त्रिपाठी जी पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं, वर्ल्ड सूफी काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, विश्व ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष हैं, आईपीसी के फाउंडर पैट्रन और राष्ट्रीय अम्न महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनकी अब तक 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश विदेश में काव्य पाठ के साथ साथ 500 से भी अधिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। और इनका एक शेर जिसे लोग अक्सर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोट करते हैं, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस शेर को एक वर्ष में 3-3 बार उद्धृत किया है। और वो शेर कुछ इस तरह से है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। ऐसे जिंदा शेर कहने वाले, ऐसे जिंदा अल्फाज लिखने वाले जनाब सागर त्रिपाठी जी आज हमारे साथ मौजूद है। सागर जी, मैं आपका पुनः अपने आयोजन समिति की ओर से, पूरी समिति की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और प्रणाम आपको जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे से जुड़े और हमारे दर्शकों को और हम सभी को आप जैसी शख्सियत से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपका ये जो चर्चित शेर है, या इस जैसे आपने और भी शेर लिखे हैं, उन शेर के पीछे की वजह क्या है? मतलब ये आपके जहन में ऐसे ही यूं ही अल्फाज उतर गए या इसके पीछे कोई वाकया है?
सागर जी, आप मुझे आपकी सुन पा रहे हैं? आवाज बहुत नहीं, आपकी आवाज सिर्फ मुझे एहसास है कि आपने किसी शेर का जिक्र किया। किस शेर की बात कर जी, रहे हैं आप? मैंने उस शेर का जिक्र किया कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, आपका ये चर्चित शेर है, मैंने उसकी बात की। ये शेर या जैसे और भी शेर आपने जो लिखे वो आपके जहन में यूं ही उतर गए या इसके पीछे कोई वाकया रहा, ऐसे जिंदा अल्फाज जो निकले आपके जहन से? सागर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सागर त्रिपाठी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है सागर जी की कनेक्टिविटी में कुछ समस्या आ रही है। जी तन्हा जी, ऐसा ही लगता है। हम्म। आप ही बता दीजिए उनके बारे में कुछ। नहीं, उनके बारे में तो हमने बोला, अभी वो खुद ही बोलेंगे। जी जी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही जी, है कुछ। कोई नहीं, इतने आप अपना कोई मुक्तक सुना दीजिए। हाँ, मुक्तक। अब इस साक्षात्कार सत्र में अगर वही बोलते तो अच्छा होता, जी जी जी, है ना? लेकिन कोई नहीं, अगर कुछ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है उनको। जितने सागर जी जुड़ते हैं तो इतने मैं अपनी कुछ रचनाएं सुना देती हूँ ताकि दर्शक कुछ बोर ना हो। जी जी और चार चार मिसरे से अपनी बात शुरू करती हूँ जी, कि सुस्वागतम। ये सबक भी खूब सबक रहा, क्योंकि हम वाह, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, किताबों की बात कर रहे हैं, तो एक किताबों पर मुझे एक ध्यान आ रहा है कि चार पंक्तियां मेरी हैं कि ये सबक भी खूब सबक रहा। ना निसाब था, ना किताब थी, बड़े जिंदगी के सवाल थे, मैं ही तन्हा जिसका जवाब थी, मैं ही वाह, तन्हा का जवाब थी। बहुत शुक्रिया। बहुत क्योंकि सुंदर। जब हम अकेले अपने आप की यात्रा करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं और अपने अनुभवों से जब हम सीखते हैं, तो उसके लिए ना हमें किसी सिलेबस की जरूरत पड़ती है, ना किसी किताब की जरूरत पड़ती है, ना कोई पाठ्यक्रम होता है। और जी, जिंदगी एक ऐसी शय है कि जिसके एक सवाल को हम हल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तब तक एक नया सवाल आ जाता है। तो ये अनवरत चलता रहता है जिंदगी का सिलसिला। जी एक समय पर कुछ एक मुक्तक छोटा सा और सुनाती हूँ जी, कि समय की क्या वो है कि कब किसको कहाँ कौन सा रंग दिखा दे। तो एक बिल्कुल। मुक्तक में मैंने ये बात समेटी है कि कत्ल करती हुई तलवार बदल देता है, वाह, कत्ल करती हुई तलवार बदल देता है, मरने जीने का वो व्यापार बदल देता है। कत्ल करती हुई तलवार बदल देता है, मरने जीने का वो व्यापार बदल देता है। जो तू भी खुद पे खुशी से सहे, सितम वो ढा, वक्त तो वक्त पे किरदार बदल देता है। बिल्कुल, इसीलिए बहुत कहते सुंदर। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, पहली बात तो सताना ही नहीं चाहिए, और उस स्तर तक सताएंगे जो हम खुद भी सह पाए। कि कत्ल बिल्कुल, करती हुई तलवार बदल देता है, मरने जीने का वो व्यापार बदल देता है। जो तू भी खुद पे खुशी से सहे, सितम वो ढा, वक्त तो वक्त पे किरदार बदल देता है। वक्त तो बहुत सुंदर। वक्त पे किरदार बदल देता है। बहुत शुक्रिया। सागर जी की कनेक्टिविटी में मुझे लग रहा है अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, नहीं पा रहे हैं। एक वो सुनाती हूँ, क्या बोलते हैं, सवैया। जी, स्वागत है आपका। हम्म, तब तक हम समय को यूं ही पास करते रहें, अगर वो जुड़ बिल्कुल, गए तो अच्छी बात है। कि मन की मन से वह रार भई, जस आहन को यही काटत आहन। प्रभु नाम भजो निशिवा सर तू, मन के सब पाप विकार हूँ डाहन।
एक रोज पधार सके प्रभु तू, तन्हा कर ले मन को अवगाहन। कण ही कण माही विराजत है प्रभु मान, उठा लग पूजन पाहन। कण ही कण माही विराजत है प्रभु मान, उठा लग पूजन पाहन। तो कण बहुत कण में सुंदर। ईश्वर के वास की संस्कृति है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह सोचते हैं कि ईश्वर साक्षात मौजूद है, हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और हर जगह ईश्वर की मौजूदगी है। हम जो कुछ भी करते हैं उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी तरह से ईश्वर देखता रहता है। बिल्कुल। कभी कभी तो अभी लग रहा है मुझे कि ये सागर जी का साक्षात्कार कम जो है, मेरा ही कविता सत्र चल जाएगा ये पूरा। अच्छा हो, सागर कोई जी, नहीं, आपको हाँ सुनने को मिल रहा हाँ, मैं तो आ गए, सागर जी जुड़ गए। है। सागर जी जुड़ रहे हैं, सुस्वागतम स्वागत सागर जी। है कि आपसे संपर्क नहीं हो जी पा रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहे थे? मुझे अब सुनाई पड़ रहा है। जी जी, अब जी आप स्पष्ट हैं। जी मैंने आपका एक शेयर कोट किया था जिसे लोग अक्सर मोटिवेट करने के लिए लोगों को सुनाया करते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाह रही थी कि ऐसे जिंदार अल्फाज आपके जहन में किस तरह उतरते हैं, या इनके पीछे कोई वाकया है या यूं ही जहन में उतर जाते हैं? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि जिस शेर का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें एक अजीबोगरीब चीज ये हुई कि 25 जून को ये शेर संसद में पढ़ा गया जी 25 जून को, और 9:30 से 10:30 बजे तक आज तक प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ने इसे पढ़ा था। लेकिन उसके पहले उन्होंने, सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये शेर पढ़ा तो 14 मिनट का भाषण दिया। उस नए भारत की कल्पना की बात उन्होंने की कि मुझको अमेरिका की शक्ति का या चीन के धन का बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। मैं नए भारत की जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं उसको। और तब उन्होंने मेरा शेर पढ़ा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। दरअसल ये शेर हमने बहुत पहले लिखा था और हमारा अपना मानना है जाती तौर पर तन्हा साहिबा कि शायर का काम सिर्फ किसी मसले की निशानदेही मात्र करना भर नहीं है। शायर का या कवि का या समाज सचेतक का या इंटेलेक्चुअल का की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो उसका हल भी निकाल के दे। तो जब मैंने ये शेर कहा था, प्रसन्नता मुझे बहुत हुई, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पे ये दर्ज हुआ कि एक साल में किसी राष्ट्र के राष्ट्रप्रधान ने कभी भी, यानी वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, कीट्स, गालिब, मीर, मोमिन, मुनव्वर राना साहब से लेके हम तक के सफर में पूनम जी, आज तक किसी राष्ट्र के प्रधान ने किसी शायर का कोई लिरिक पोएट्री एक कैलेंडर ईयर में 4 बार किसी राष्ट्र के प्रधान ने नहीं पढ़ी थी। मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन ये जो आप दो नारी शक्तियां बैठी हुई हैं, मुझे गर्व इस बात का हुआ कि जब मुझे ये पता चला कि अनामिका सिन्हा जो माउंटेनियर थे, इस बार 27 लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी और वो बचपन में पोलियो की शिकार हो गई थी, वो जब माउंट एवरेस्ट पे पहुंची तो जब मुझसे उनके मित्र ने कैमरे पे ऑन कैमरा पूछा कि आखिर आप इतना दुरूह सफर बिना ऑक्सीजन के, कई लोग 17 लोग गुजर गए थे, तो कैसे आप आए? तो उन्होंने मेरा शेर कोट करके कहा कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। मुझे बहुत प्रसन्नता, और तब से मैं उनके संपर्क में भी हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस गजल में जो ईमानदारी से मैंने उस वक्त बात कही थी, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो हादसा हुआ था पूनम जी, उसके पहले मेरे मुंह से एक बात निकल गई थी कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए। हालांकि ये मेरी कल्पना थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि वायु मार्ग से आकर के कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कर देगा। कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए,
खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। क्या बात। तो बहुत ये मैं पूरी गजल आपको सुनाता हूं जो एक देश प्रेम के नजरिए से कही है कि जिसको जरा भी ध्यान है हिंदुस्तान का, उसको है एतबार हमारी जुबान का। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। क्या बात है, माना जिंदाबाद। माना कि हम जमीन पर, पूनम जी, माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। हमने वतन के वास्ते कल जो सहे थे दुख, आने को है नतीजा अब उस इम्तिहान का। क्या और बात जब है, तक वाह। दिलों में जिंदा है एक दूसरे की फिक्र, कायम रहेगा दबदबा इस खानदान का। यानी मैं बहुत आर्यवर्त के आर्यों की बात कर रहा था। और काले दिनों के साए हैं रुखसत के अब करीब, नक्शा बदलने वाला है हर एक मकान का। और जैसा मैंने कहा था कि गजल इशारे में बात करती है, पड़ोसी हो या सरहद हो, अगर वो अपनी खिड़कियां अपने दरवाजे आपके लिए बंद कर दें तो अपने आत्मसम्मान को बचाइए, झुक कर कभी मत मिलिए। तो मैंने इशारा ये अपने देश के लिए किया था कि उन खिड़कियों पे भूल कर दस्तक न दीजिए, खुलता न हो किवाड़ कभी जिस मकान का। और ईमानदार हाथों में सागर है जब तलक, में बढ़ता जाएगा हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा अल्फाज। जिंदा जी, जिंदा नवाजिश शेर। आप। एक तो मैं इस चतुर्थ मेरठ हिंदी लिटरेरी फेस्टिवल और ये 10 न्यूज का ये जो लाइव प्रोग्राम है नेशनल न्यूज पोर्टल का, तो इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन आप जैसी मनोहारी प्रदर्शनी नारी शक्ति, मैं ये 4 पंक्तियां जो मेरी जिंदगी की सबसे बेशकीमती पंक्तियां हैं। क्या बात है, इरशाद, आप दोनों। हाँ, मैं किसी भी नारी को देख करके सबसे पहले मेरी आदत है रिश्ता तय कर लेता हूँ। मैं उतना बूढ़ा तो नहीं लगता हूँ, लेकिन मेरी उम्र 70 साल की है। तो आपकी चची ने खिला पिला करके मुझे बहुत स्वस्थ रखा है। तो आप नारी शक्ति बेटियों के लिए मेरा एक शेर है, दोनों के लिए, कि इबादत अर्चना, पूनम जी सुने आप, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती हैं। बधाई है आपको। नारी शक्ति को, आपकी सौम्यता को प्रणाम है। अब आप चाहे जो प्रश्न पूछेंगी, क्योंकि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप जैसी पावन पुनीत हमारे परिवार की अद्भुत नारियां मुझसे प्रश्न पूछती हैं। अब तक ज्यादातर समालोचक और नक्कादी प्रश्न पूछते थे। सागर जी, थोड़ा सा हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन कैसे माहौल में बीता और क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं। बुनियादी तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। माँ मेरी 100 वर्ष 2 महीने की होके 4 महीने पहले निर्वाण किया उन्होंने। और बचपन से ही माँ की गोद में मुझे कभी कोई दुख मिला ही नहीं। और जब माँ गई भी हैं तो मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर मेरा हाथ पकड़ के वो नीचे ऐसे दबा रही थी, धीरे से उन्होंने हाथ छोड़ दिया और मुझे तुरंत पता चल गया कि माँ स्वर्गगामी हो गई। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, शायद आप लोगों को एक पता नहीं है, मेरे माँ के, मैं दुनिया के 43 देशों में मुशायरे पढ़ चुका हूं। और एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि आपको बेटी होने पे गर्व रहेगा, क्योंकि आप भी या तो भावी मातृ शक्ति हैं या आप तक बन चुकी होंगी। नहीं, मैंने माँ के ऊपर 10,000 शेर कहे हैं। क्या बात है, ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि कई सालों तक कोई कीर्तिमान ये तोड़ेगा। और मेरे कई शेर मुरारी बापू जी जो हैं, अब जैसे बताएं, मेरा एक शेर इतना प्रसिद्ध है कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी।
क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बस सुंदर इतनी शब्द। बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। या उनका मुरारी बापू ने इस शेर को अमर कर दिया, जो सुनाकर मैं आपको सुना रहा हूं कि खास तौर पर देखिए कि मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। अब वो शेर सुने जिसे मुरारी बापू ने अमर कर दिया है कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत और ही आपको खूब। एक बात बता दें, मैं मेरी पढ़ाई लिखाई प्रयाग विश्वविद्यालय से हुई है। जी। मेरे बारे में एक कहावत ये मशहूर है कि मैं 2017 दिन लगभग 24 घंटे फिराक गोरखपुरी, मेरे दादा उस्ताद थे, फिराक गोरखपुरी साहब के पिता इबरत गोरखपुरी साहब और मेरे दादा बचपन के लंगोटिया कुश्ती के गुरु भाई थे, और अभिलाख नट जो उन्हें कुश्ती लड़ाते थे जी। वो सिर्फ रियासतदारों को या नवाब के बच्चों को सिखाते थे। आप यकीन करेंगे कि बहुत छोटी सी उम्र में, सन 50 की मेरी पैदाइश है, 57, 58, 59 में मैंने अपने दादा के, बहुत बड़ा घर है, यानी बेशुमार बड़ा घर है, लेकिन वहां पे जिगर मुरादाबादी, नुशूर वाहिदी, बेकुल उत्साही, ये सब हमारे दादा थे। इनके कदमों में बैठकर हमने शेरो सुखन के आदाब सीखे हैं। और एक हंसने वाली बात यह है कि हमारे बारे में अक्सर जहां फिराक साहब के बारे में कोई नशिस्त, कोई सेमिनार होता, बुलाया जाता हूं, और एक मशहूर कहानी यह है कि 2017 दिन 24 घंटे फिराक साहब के साथ रहने के बाद भी मैं तनहा आदमी हूं जो जिंदा बचा हूं। क्या बात है। बहुत खूब। एक शेर का जिक्र हम जरूर मैं एक अपना दर्द, एक अपने दिल की बात आपसे बांटना चाहता हूँ। मेरा एक शेर वायरल हुआ। शेर यूं था कि मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे 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 दावे लेके लोग घर तक आ गए। क्या आप सरोजनी जी, पूनम जी, आप यकीन करेंगे कि मुझे नहीं मालूम कितना समय अपने पास है, लेकिन अगर मैं इसकी कहानी आपको बताऊं तो अभी आप रो पड़ेंगे जी। एक और शेर बड़ा वायरल हुआ, वो तो मैंने बतौर शायर कहा था कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल कि मैं अंजाम तक बैठा रहा। और ये मेरा शेर इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्टिस्ट, कॉमेडियंस, रंजीत साहब, किनके आईडी पे है कि बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तनहा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। शाम तक बैठा रहा। बहुत बहुत खूब कहा। एक तनहा सच लिए बहुत शाम बहुत तक बैठा रहा। बहुत खूब कहा। पूनम जी, आपसे एक प्रश्न पूछना तो दोनों से चाहते थे, लेकिन चूंकि सरोजनी जी ने प्रश्न पूछा, आप दोनों महिलाएं पैदा होने के बाद इतना सुंदर हो गई, या जब माता जी के घर से निकले थे बेटा तभी आप लोग इतने खूबसूरत थे? आपकी पिता की नजर है। आपने शुरू में बोला ना कि आप मेरी बेटियां हैं, तो आप पिता की नजर से देख रहे हैं, इसलिए आपको अपनी बेटियां इतनी सुंदर नजर आ रही। आपको एक बात पिता को बताएं, अपनी बेटी सुंदर ही लगती है जी। हर मेरी पिता एक को बेटी है, सुंदर लगती है। आप विश्वास माने, मेरी एक बेटी, एक शब्द मैंने उर्दू का इस्तेमाल किया था, बरहम। अब ये भी शेर कहने के पीछे, बेटी 20-21 साल की हो गई, तब तक मुझे एहसास नहीं था कि वो बेटी है, वो मेरे लिए खिलौना थी। अच्छा, आज भी वैसे ही खिलौना है, लेकिन एकाएक एक दिन एक किसी कहा भाई साहब इसकी शादी करनी, मैं इतना झटका मुझे लग गया कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं कोशिश करके पूनम जी अपने को अपनी बेटी से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं जो शेर हुआ आप सुनिए, बरहम माने नाराज होना। बेटियां जो हैं बाप को ज्यादा प्यारी होती, माँ हर वक्त उनको ताकीद करती रहती है अनुशासन में। तो बरहम शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया था, सुने आप, कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। ये जो हमारी बेटियां हैं ना, दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम,
समझती हैं। वो बाप इसलिए नाराज हो गया था कि एक गुड्डा भी आएगा हमारी गुड़िया उठा के ले जाएगा। अब पूरा शेर सुनिए कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती है, जवां बेटों को घर के मसलों से है कहाँ मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। क्या बात तो है, आप बिल्कुल सही कहा आपने। वो ईश्वर प्रदत्त नारी शक्ति का प्रतीक है। जी जी, आभार आपका। सागर जी, हम थोड़ा सा आपके साहित्यिक उसमें बात है, आपके साहित्यिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब किस उम्र से हुई, किस उम्र से आपने शेर कहना शुरू किया और किसे आप अपना गुरु मानते? लिखता तो मैं विश्वविद्यालय के दिन में मुझे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सैकड़ों पुरस्कार, और मैं स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पेन नॉट बट गन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन इंडिया, कलम नहीं तलवार भारत में समग्र क्रांति ला सकती। तो 110 विश्वविद्यालयों में मैं प्रथम आया था। अच्छा, थोड़ा बहुत हिंदी में तो लिखता था, लेकिन सच बताएं 1993 में जी मेरे किसी, मैं नाम भी लेके अब बता सकता हूं, हर्षद मेहता का भतीजा था, करीब करोड़ों रुपए का इतना बड़ा नुकसान हमें हो गया कि मैं लगभग, आप समझें कि आज के 40 साल पहले अगर 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान किसी का हो जाए तो आज के 400 करोड़ रुपए के बराबर जी। तो मैं दीवानेपन में घर में बैठा रहता था, कहीं बाहर नहीं निकलता रहा था। घर के नीचे कई गाड़ियां खड़ी हैं, इतना बड़ा बंगला है, लेकिन मैं ही जानता था कि मुझ पर क्या बीत रही। उसी में मैंने एक अनजाने में उसको लिखा था। मेरा छोटा भाई वसीम बरेली और बशीर बद्र साहब का बड़ा दीवाना था। ये लोग मेरे यहाँ, मैं थोड़ा माना हुआ बिल्डर था, तो ये लोग आते थे, रहते थे। तो मैं परेशानी में, मैंने कुछ लिखा हुआ था, तो मेरे छोटे भाई ने देखा, और वो मेरा पहला शेर था कि जिसके नश्तर का वार था गहरा, वो भी यार था गहरा। क्या बात है। जिसके नश्तर का यार था गहरा, जिसके नश्तर का वार था गहरा, वो भी कमबख्त यार था गहरा। और उसी दिन मैंने एक और शेर कहा था। ये मेरी वो बेटी है जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे, जो अभी गई ना, सागरिका नाम है इसका। उसी दिन एक शेर ये भी मैंने कहा था कि सफेदी खून में अपनों के देखी जब से सागर, तिजारत का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद से पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला। लगभग 17,000 गजलें हमने कही हैं, शायद आपको पता है, 5,000 से अधिक दोहे कहे हैं, मेरी 18 पुस्तकें आई हैं। लेकिन लिखने का सिलसिला, एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, मुझसे पूछा गया था, डॉक्टर मेहताब आलम ने ईटीवी का मुझसे पूछा था। एक बात का जवाब देता चलूं, उस परेशानी के दौर में किसी को मैंने ओबलाइज किया था, सीमा अकबराबादी के पोते को मैंने एक फ्लैट सस्ते रूप में 10% कोटा में दे दिया था। जब मेरे भाई ने कहा कि ये शेर है, तो मैं उनके यहाँ मैंने कॉल किया, तो मेरे मुंह से निकला कि जनाब आप मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन मैंने एक शेर, मेरा नाम सागर त्रिपाठी, इतना कहते उनके मुंह से निकला कि आपने मेरी माँ के सर पे छत दी है सर, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। मैं भी रोने लगा, वो भी रोने लगे। मैं उनके पास उल जुलूल अपनी लेके गया, तो इसको देख के उन्होंने कहा कि ये बड़ा बेहतरीन शेर है। इसके अलावा जो आपने लिखा, मैं ये नहीं जानता हूं कि वो शेर है, नस्र है, गद्य है या पद्य है। तो उनकी सीमा अकबराबादी के जो पोते हैं, जनाब इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, वो मेरे शायर रिसाला के मुदीर। फिर हमारी जिंदगी में असीर उम्मीदी और मोहसिन साहब आए। उन्होंने मुझको मेरा एक नाते पाक का मजमुआ बगदाद शरीफ में रखा है, और गुलजार दहलवी साहब ने हमें बताया कि गैर मुस्लिम शायर में से किसी ने 200 नात का किसी का मजमुआ आज तक मंजर आम पे आया नहीं है। तो अपने आप में रिकॉर्ड था। वैसे मैं अक्सर अपना तारुफ कराता हूँ गैर मुस्लिम शायरों के नाम से कि फिराक आजाद, इसमें कोई शायर नहीं है जो मुस्लिम है जिसका नाम ले रहा हूं, कि फिराक आजाद मुल्ला शाद कौसर के जमाने से, शऊरे आसाने से हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है, हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दा घराने से। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारी एक पुस्तक है शब्दवेद,
जी 2011 में मुझे उस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। काशी विश्वविद्यालय ने मुझे साहित्य शिरोमणि का सम्मान दिया। जी ममता बनर्जी जी ने मुझे राष्ट्र का शायरे वतन का उर्दू का खिताब दिया। तो एक मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मेरी क्षमता और शक्ति से अधिक मुझे सम्मान दिया है। जी सब माँ सरस्वती का पूरा वरद हस्त है आपके ऊपर। जी सागर जी, आप बहुत सी विधाओं में लिखा है, बहुत सी विधाओं में लिखा है, बहुत सी रचनाएं आपने लिखी हैं, तो आपकी जो सबसे प्रिय विधा है वो कौन सी है? गजल और दोहा। अच्छा, गजल और दोहा। गजल और दोहा मैंने नज़्में बहुत कही हैं। मेरी एक नज्म बहुत मशहूर है, यानी इतनी सहज भाषा में हिंदी की है, मुश्किल से 2-3 मिनट की है, लेकिन विश्वास माने जो आनंद गजल कहने में, जैसे मेरे दोहे की पुस्तकें हैं, सागर सप्तशती और सागर सतसई, लगभग 5000 दोहे हमने कहे हैं। लेकिन गजल के शेर का मुकाबला अगर कोई कर सकता है हिंदी विधा में तो वो दोहा है। और दोहे में एक बहुत बड़ी छूट है जो गजल के शेर में नहीं है। दोहे में आप बहुत सारे शब्दों को, पूनम जी, अब जैसे मैं कह दूं काखा गाघा बाँच कर मैं भी हुआ सुजान, जब मैंने यह लिखा था तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि 13-11 वृत्त में ही दोहा लिखा जा सकता है, अंत लघु का होना चाहिए। और मैंने कहा क ख ग घ बाँच कर 9 अक्षर में मैंने 13 का रिदम दिया। और कोई न रामचंद्र शुक्ल जी, न यज्ञ शर्मा जी, न लक्ष्मण जी, जिनको भी दिखाया वो एक ही चीज कहते थे कि पंडित जी आपके बहुत सारे कमालों में ये भी कमाल एक आपका है। आप देखिए इसको, क ख ग घ बाँच कर सागर हुए सुजान, इसमें दुनिया का, जबकि इसमें पहले उसमें टुकड़े में सिर्फ 9 अक्षर हैं, 4 अक्षर कम है। यही हिंदी साहित्य का लालित्य है, क्योंकि जिनको वर्णमाला मालूम है, काखा गाघा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले कहरा अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ अंग अह, तो क ख ग घ शब्द बिना अ जुड़े बनते ही नहीं है। सही बात है। तो ये साहित्य का जो लालित्य है, जैसे गजलों में मैंने बड़े प्रयोगात्मक बड़ी सारी चीज, लेकिन मेरा वश चले तो अछंदस काव्य, जैसे मैंने बहुत छोटी छोटी विधाओं में, या जैसे मैंने एक घर बनाया था, अगर समय रहेगा आप कहेंगे तो भी सुना दूंगा। लेकिन मेरी सर्वप्रिय विधा जो है वो गजल है। और मेरा एक मानना ये है जो बिल्कुल आम जबान में मैं पूनम जी कहा करता हूँ कि क्रिकेट के बल्ले से आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही है। अगर आपको गजल कहनी है तो काफिया, रदीफ, मीटर, बहर, रुक्न, अरकान, तगज़ुल, इबहामियत, मफहूम, ये रख के लयबद्ध हो के आप बैठे बैठे कह दे कि नहीं मैं तो आजाद गजल कहता हूं, तो गजल तो आजाद हो ही नहीं सकती। देखिए, हया नारी का गहना है। वो नारियां जिनमें मातृत्व शक्ति भरी होती है उनमें हया होती है। बिना हया के नारी तो संपूर्ण होता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि गजल जो है ये एक मखमली एहसास से आपको बताएं 17,000 शेर कहे हैं, नहीं शेर तो मैंने 64,000 कहे, 17,000 गजलें कही हैं। मैंने आज के 30 साल पहले एक शेर किसी को देख करके, पूनम जी मेरी चोरी न पकड़ी जाए क्योंकि तनहा जी पूछ भी सकती हैं, तो मैंने एक शेर कहा जी कि धनक में रंग, इंद्रधनुष में रंग, धनक में रंग, गुलों में जो तेरी बू न रहे, बू माने महक,
खनक में रंग गुलों में जो तेरी तू न रहे, मैं उस ख्याल से डरता हूं जिसमें तू न रहे। तू न रहे, क्या बात है, वाह। सोचें 34 साल का वक्फा बीत गया, हम्म। हजारों गजलें कही हैं, लेकिन इस कोई और गजल क्या हो गया? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। सही में। जी, अब तो समुंदर लगता के है। पार बैठे होंगे। कल तो वो समुद्र में कहीं किसी अपने क्वार्टर पर थे, कह रहे थे मैं आ जाऊंगा नेटवर्क के दायरे में कल। जी, तो अभी भी समस्या ही लग रही है थोड़ी। समय भी पूरा होने वाला है अब तो शायद। हाँ, जुड़ जाते, आ गए हैं, आ गए। जी, जी, हाँ, सागर जी, आप सुन पा रहे जी हैं? जी, मैं प्रतीक, हाँ आपकी आवाज जी, थोड़ा सा फीबल है लेकिन लगभग सुन पा रहा हूँ जी। अच्छा, बीच बीच में आपका नेटवर्क हट जा रहा है। सागर जी, आज के दौर में जो साहित्य है और साहित्यकार हैं, उनका साहित्य क्या समाज के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहा है? आपको क्या लगता है? आपने शायद प्रश्न ये पूछा है कि जो आज के साहित्यकार हैं क्या वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जी, यही पूछा आपने? जी, जिस तरह का साहित्य आज मैं उपलब्ध हो सच रहा कहूं, है। जी, जी, आवाज थोड़ी सी कट रही। क्या आपने ये प्रश्न किया है कि आज के जो आधुनिक साहित्यकार हैं जी, क्या वो अपनी साहित्यिक अस्मिता और अपनी वृत्ति जी, का वो निर्वहन कर रहे हैं? हाँ, क्या हुआ? फिर डिस्कनेक्ट हो गए। जी। नेटवर्क प्रॉब्लम ही लग रही है। हम्म। ये स्थिति बहुत इस तरह के आयोजनों में हो ही जाती है, कभी ना कभी किसी किसी का नेट चला जाता है, किसी का ऐसा ना, वो अपने हाथ में नहीं है ना, नेट नेट वाली नहीं। प्रॉब्लम। कितना ही अच्छा नेटवर्क हो लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है। नहीं, इंटीरियर में ज्यादा रहने से तो होती है, लेकिन अब जैसे हम जो रूटीन में चल रहा है जिनका, उनका चलता ही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत रोज में नहीं आती है। देखिए, अब वो कहाँ बैठे हैं पता भी तो नहीं है ना। चलिए, जितनी भी बातें बताई उन्होंने अच्छा ही लगा, उनके साथ का सत्र अच्छा रहा। जी, शेर जी, भी बहुत अच्छा। उम्दा सुनने को मिले। 5 मिनट के अंदर जुड़ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारा समय भी हो ही रहा है लगभग। जी, बहुत ज्ञानवर्धक बातें सुनने को मिली। हाँ, जी कभी आप मुंबई तशरीफ ले आए, लीजिए मैं आ गया, और वैसे भी जी, काला कलूटा आदमी हूं तो बड़ी मुश्किल से आ पाता हूं स्क्रीन पर। मैं दो चीजें आपसे कहूंगा कि जी, जो बात मैं कह रहा हूं बड़ी हिम्मत से कह के, क्योंकि मुझ पे 1 घंटे का प्रोग्राम ईटीवी ने किया था, तो उन्होंने हम्म, कहा था कि सागर साहब आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान, मैंने राधा कृष्ण पर 5,000 से अधिक छंद कहे हैं, बल्कि जिस पर मुझे साहित्य भूषण सम्मान मिला था वो मैं आपको सुना, आप सबने सुना होगा, मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं नादान आदमी, मैंने इसे उलट दिया हम्म, कि चाह नहीं दधि माखन की तट तीर कदम्ब की डार न चाहूं, और हम्म, स्वाति की बूंद से तुष्टि मुझे, शिव भाल से गंग की धार न चाहूं, पेट बहुत की भूख को अन्न मिले, धन का मैं अपार बखार न चाहूं, और पांव हम्म, पखारी सको हरि को, बड़ दूजो कोई उपहार न चाहूं।
बहुत सुंदर। मैं पूनम जी सारे विश्व के समस्त साहित्यकारों को नाराज करने के बाद भी एक कहने की क्षमता रखता हूं, 98% ये जितने साहित्यकार हैं या तो चाटुकारिता से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ करके, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रसार भारती सम्मान, अनीस साहब अभी भी पूछ लीजिए, मैंने ना कर दिया। समीर अंजान साहब के साथ मेरा उस साल सब कुछ तय तमाम, मुझे लेने जाना था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि ऐसे ऐसे छिछोरे लोगों को मिला है, एक 77 साल का बुजुर्ग अध्यापक 32 साल के चीफ मिनिस्टर के पांव छू रहा है, तो मैंने कहा ये मेरी गरिमा के अनुरूप नहीं है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? नहीं पता है, हमने भी देखी वो घटना। और 697 सम्मान मुझे मिले हैं। भारत का शायद ही कोई बड़ा सम्मान बाकी हो बेटा। ईश्वर की शपथ, न तो मैंने कभी किसी के लिए 1 रुपया दिया है, न अपने जीवन में। मुझसे प्रश्न पूछा गया था तो मैंने कहा मैं 7 विषय के अलावा 8वां विषय नहीं जानता। ईश्वर, उसके प्रदत्त जितने संत, प्रकृति, माँ बहन बेटियां और मोहब्बत जिसमें ईश्वर का रूप दिखे, इसके अलावा मेरे, अगर आप मुझसे ये उम्मीद करें कि मैं पाकिस्तान को गाली दूंगा तो नहीं दूंगा। मेरे लिए बहुत आसान है किसी मुसलमान को 4 भली बुरी कह के या किसी प्रशासन के खिलाफ वाले को 4 गाली दे करके मैं जा सकता हूं, लेकिन नहीं बेटे। मैं जिस दिन ये कलम बिक गया, दुष्यंत मेरे दोस्त थे, और अगर आप साए में धूप पढ़ेंगे ना, वो 52-53 गजलें हैं, लेकिन मुझसे उसका दर्द पूछे। वो अच्छा खासा उर्दू दां थे। वो जो शेर आपने पढ़ा है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं, वो शेर ऐसे नहीं था। ओरिजिनल शेर मेरे सामने सीजर्स सिगरेट की पन्नी पे लिखा गया था कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता, परिमल के हम दोनों सदस्य थे प्रयाग विश्वविद्यालय में, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा मैं वजन उठाता हूं। वो शेर बाकायदा उर्दू जबान की बहर में था, लेकिन उस शख्स की जिद थी कि जब तक आम आदमी असल को असल, फसल को फसल, तक को तलक, उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखा कि अवाम उसको समझ सके। ये उनका बड़प्पन, ये उनका बड़प्पन था। मैं ये मानता हूं कि जिस साहित्य में समस्या का निदान न हो, और जिस साहित्य को पोती, पिता, दादा, नान्या और नानी और सास अगर उसे बैठ करके देख पढ़ सुन न सके, वो साहित्य साहित्य नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक निवेदन आप दोनों महिलाओं से करूंगा। जी बिल्कुल। एक निवेदन आप दोनों महिलाओं से कर रहा हूं कि आप विश्वास माने, आप हमारी बेटियों की तरह हैं। कभी मुंबई प्रवास हो तो, जब मैं आजकल इस साल से मुशायरे बाहर जाना कम कर दिया, वरना करीब 2,500 से अधिक दुनिया के 43 देशों में मुशायरे पढ़ चुका हूं बेटा। राहत साहब के साथ कम से कम 100 से अधिक मुशायरे पढ़े हैं। मुनव्वर राना साहब हमसे उम्र में 2 साल छोटे हैं। सिर्फ राहत साहब और एक वसीम बरेलवी साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, बाकी मुझसे ज्यादा उम्र दराज मुशायरे में, बाकी तो बुजुर्ग लोग बहुत सारे हैं। नरेंद्र फिर नेट प्रॉब्लम हो गई। समय भी हो चुका है अब तो। को और ये जो हमारा सबसे प्यारा चैनल 10 न्यूज पोर्टल, इनको मैं बधाई देता हूं। आपका पुनः अभिवादन करता हूं, विजय पंडित जी का अभिवादन करता हूं। आप जब भी मुंबई आए, सपरिवार आए,
और विश्वास माने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपका सम्मान करके। आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए उसका बहुत, तन्हा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी का। समय की सीमाएं अपनी होती हैं और अभी तो बहुत सारी बातें जानने का मन कर रहा था, लेकिन अब समय की एक बाध्यता है कि हम आगे नहीं इसको कंटिन्यू कर सकते। लेकिन किसी अवसर पर हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे सागर जी, और बहुत सी बातें करेंगे। तब मुझे लगता है चलते प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते ना बिल्कुल नहीं आएगी। चलते चलते दो शब्द ये कहूंगा। बिल्कुल स्वागत है कि आज की शाम दिया दिल का जलाए रखना, एक रिश्ता जरा मुझसे भी बनाए रखना। मैं तो शायर हूँ, गजल कह के चला जाऊंगा, मेरी आवाज को सीने से लगाए रखना। बहुत बहुत प्रणाम आपको, नमन आपको, और उन माताओं का चरण वंदन जिनकी आप पुत्रियां हैं। बहुत बहुत आभार आपको। बहुत आभार आपका भी कि आप आए और जुड़े। धन्यवाद आप सभी का। आपका सागर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप मुंबई पधारिए, मुझे बहुत प्रसन्नता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, इस सत्र को